जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये हमारी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, आज इसका 6वां ये पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। सारे नए टाइप के ये इसमें क्वेश्चन लाए गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, डोबरा चांठी की गाथा। दोस्तों, डोबरा चांठी की जो गाथा है पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, जो डोबरा चांठी की गाथा पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके शिशुपाल गुसाई। ऑप्शन डी। कौन है? शिशुपाल गुसाई। ठीक है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि डोबरा चांठी पुल किसको किससे जोड़ता है, तो याद रखना डोबरा चांठी पुल क्या करता है, आपका टिहरी को प्रताप नगर से जोड़ता है। प्रताप नगर वही जिसकी स्थापना प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। प्रथम टिहरी शासक था जिसने अपने नाम से क्या किया था, शहरों को बसाना शुरू किया था। ठीक है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा टिहरी नरेश प्रथम शासक था जिसने अपने नाम से शहर की स्थापना करना शुरू किया था। और अगर हम क्या करें, डोबरा चांठी के पुल की लंबाई की बात करें तो 725 मीटर इसकी लंबाई है, जबकि मुख्य पुल की जो लंबाई है 440 मीटर क्या है, मुख्य पुल की लंबाई है। ठीक है। और उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल भी यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है? जौनसारी खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है कि जो जौनसारी लोग होते हैं वो खुद को क्या मानते हैं, पांडवों का वंशज मानते हैं। भोटिया खुद को खस राजपूत मानते हैं। ये भी सही है कि जो भोटिया जनजाति है, महान हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति है, वो अपने को क्या मानते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है तो खस राजपूत मानते हैं। थारू लोग महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ये भी सही है कि थारू लोग अपने को क्या मानते हैं, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू, वो अपने को क्या मानती है, महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। बोक्सा खुद को चंद वंश का मानते हैं। ये गलत है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बोक्सा लोग होते हैं खुद को पंवार वंश का मानते हैं। ठीक है। किस वंश का? पंवार वंश का मानते हैं। अगला क्वेश्चन, 2023 रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल विद्युत क्षमता है। दोस्तों, 2023 रिपोर्ट के अनुसार जो राज्य की कुल विद्युत क्षमता है वो कितनी है? तो दोस्तों, राज्य की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 4396.98 मेगावाट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो कितनी है, 4396.98 मेगावाट। ठीक है। अब अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड की जो ऊर्जा नीति थी किस वर्ष बनी, तो याद रखना 2008 में उत्तराखंड विद्युत नीति बनी थी। ठीक है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड लघु ऊर्जा नीति कब बनी थी, तो 2015 में उत्तराखंड लघु ऊर्जा नीति बनी थी। और अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड पिरूल नीति कब बनी थी, तो 2018 में बनी थी। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक कर लें यार, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, फिर कथनों पर विचार करने के लिए, जौहर उपकारिणी सभा की स्थापना राम सिंह पांगती ने की थी। बिल्कुल सही है कि जौहर उपकारिणी सभा की अगर पूछे कि स्थापना किसने की थी, तो राम सिंह पांगती ने की थी। और पांगती जी ने 1908 में कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी सही है कि अगर पूछे कि राम सिंह पांगती ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1908 के कांग्रेस के इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग लिया था। ठीक है। अब इन 500 इसका कौन सा है कथन, ए और आर तो क्या है, सत्य है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है। लेकिन क्या है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। इन्होंने जौहर उपकारिणी सभा की स्थापना इसलिए थोड़ी की थी कि इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में जाना था। ठीक है। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया? दोस्तों, मेघदूत का जो कुमाऊनी अनुवाद था, 505 होना था इसने, मेघदूत का जो कुमाऊनी अनुवाद था वो कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों, तो जो ये मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किया था वो किया था आपके लीलाधर जोशी ने। किसने? ऑप्शन डी लीलाधर जोशी ने किया था। ठीक है। और ये मेघदूत रचना किसकी है? तो कालिदास की रचना है। कालिदास होता है, कालिदास की रचना है।
ठीक है। कालिदास किसके दरबार में थे? तो सीएम चंद्रगुप्त सीएम बोला मैं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही वो व्यक्ति था जिसने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसी के दरबार में सर्वप्रथम नवरत्न थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी छावनी परिषद सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से वो कौन सी छावनी परिषद है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, 506 यार। तो दोस्तों वो छावनी परिषद कौन सी है जो सुमेलित? नैनीताल छावनी 1878 बिल्कुल सही है कि जो नैनीताल छावनी है वो कब बनी थी? 1878 में। देहरादून छावनी 1913, ये भी बिल्कुल सही है। लैंसडौन छावनी 1887, ये भी सही है। लंडौर छावनी 1869, दोस्तों ये गलत है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करें कि जो लंडौर छावनी थी वो किस वर्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब नहीं है बोला, मैंने कई बार बोला है कि जो सत्य है असत्य है नहीं है वाले हैं उनको पहले ही मार्क कर दो। उत्तराखंड उद्यान निदेशालय अल्मोड़ा में है, ये बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड उद्यान निदेशालय कहाँ स्थित है तो आपके अल्मोड़ा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है तो अल्मोड़ा में स्थित है। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ है? तो आपके चौबटिया में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान कहाँ है? उधम सिंह नगर में स्थित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये भी आपके कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परियों का देश खेंट पर्वत पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों परियों का देश जो खेंट पर्वत है, ठीक है, कहाँ पे है आपके? ये टिहरी जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? टिहरी जनपद में ये खेंट पर्वत है जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, पृथक राज्य के लिए यहाँ पे जन आंदोलन हुआ था, कब किस वर्ष हुआ था? अगर पूछा जाए पृथक राज्य के लिए खेंट पर्वत अनशन किस वर्ष हुआ था तो 1996 में हुआ था। और अगर पूछे खेंट पर्वत अनशन पृथक राज्य के लिए कितने दिनों का अनशन था तो ये आपके 1996 में 32 दिनों का आमरण अनशन था। ठीक है, अब परियों का देश खेंट पर्वत जो पुस्तक है वो लिखी किसने है? तो वो अरुण कुकसाल ने लिखी है। ऑप्शन डी, किसने? अरुण कुकसाल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सारे नए टाइप के क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दाजू कहानी शेखर जोशी की पहाड़ी बालक के भोलेपन पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो अगर पूछा जाए दाजू के रचनाकार कौन है? शेखर जोशी हैं। ठीक है, पहाड़ी बालक के भोलेपन पर आधारित हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखना, अगर शेखर जोशी की रचनाएं कौन कौन है? मेरा पहाड़, ठीक है, बदबू, ठीक है, गलता लोहा, हलवाला, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? शेखर जोशी की रचनाएं हैं। तो जो दाजू कहानी है वो किसकी है? शेखर जोशी की पहाड़ी बालक के भोलेपन पर आधारित है। और इस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। ये सही है कि गलत है? ये भी सही है। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर पूछा जाए कि शेखर जोशी की किस रचना पर फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया तो याद आंसर क्या होगा? दाजू पर। ठीक है, तो यानी कथन ए और दो दोनों सत्य हैं। अच्छा ये वाला है तो क्या हो जाएगा? कथन ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में तपोवन विष्णुघाट परियोजना का संचालन निम्न में से किया जाता है। दोस्तों चमोली जनपद में जो तपोवन विष्णुघाट परियोजना का संचालन है निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। क्या किया जाता है कि तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना का संचालन किया जाता है। जो अगर पूछा जाए तपोवन विष्णुघाट जल परियोजना किस जनपद में स्थित है तो चमोली जनपद में स्थित है। अब अगर पूछे किस नदी पर स्थित है तो धौली गंगा। कौन सी धौली गंगा? पश्चिमी धौली गंगा पर स्थित है, जो कहाँ से निकलती है? धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी से निकलती है। धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी से निकलती है और प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। कितने मेगावाट की परियोजना है? 520 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए राज्य में जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। दूसरा बोल रहा है इसका उद्देश्य राज्य की जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना है। ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन ए और आर सत्य है। ठीक है, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य है उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना। राज्य में कितनी 5 जनजातियां हैं? तो 5 जनजातियां हैं। इन 5 जनजातियों को सुरक्षित करना। ठीक है, तो दोस्तों 5 जनजातियां कौन सी हैं तो आप मुझे कमेंट करें, पता चल जाएगा कि आप कितने तैयारी में हो। अगला क्वेश्चन, गौरी गुफा, गौरी पर्वत और गौरी नदी क्रमशः हैं। दोस्तों जो गौरी गुफा, गौरी पर्वत और गौरी नदी क्रमशः कहाँ पे स्थित हैं तो ये आपके स्थित हैं। देखो गौरी गुफा, जो गौरी गुफा है वो आपके चंपावत में स्थित है। ठीक है, गौरी पर्वत, गौरी पर्वत आपके कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, जबकि गौरी नदी आपके कहाँ निकलती है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो चंपावत, चमोली और पिथौरागढ़, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चंपावत, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन जो किया गया था वो किया गया था आपके कहाँ पे? 217। ठीक है, कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। 217 बोला, सॉरी, 2017 में क्या किया गया था? उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल कहाँ चली थी? आप कमेंट करें, पता चल जाएगा आपको जीके कितना आता है। ठीक है, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2017 में, लेकिन भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ चली थी? ठीक है, जबकि आपको पता है भारत में जो प्रथम ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी? मुंबई से थाने चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन चलाने के लिए वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया था। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है कि कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन चलाने के लिए वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया था और वाजिद अली शाह से अवध छीना गया था। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी सही है। अब देखो दोस्तों, कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि जब डलहौजी यहाँ का क्या था? डलहौजी क्या था? यहाँ का जब वाइसराय था, तो दोस्तों यहाँ पे डलहौजी क्या करता है कि डलहौजी सबसे पहले हड़प्पन की नीति को अपनाता है और हड़प्पन नीति के तहत सर्वप्रथम डलहौजी ने किसको छीना था? सतारा को छीना था। ठीक है, और सबसे अंत में कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसने क्या छीना था? इस वाजिद अली शाह से अवध छीना था। अब जब वाजिद अली शाह से अवध कब छीना गया था? 1856 में छीना गया था। ठीक है, वाइसराय नहीं होगा, क्या होगा ये? अगर 1856 तो क्या होगा? ये गवर्नर जनरल होगा। तो समझ लो, ठीक है, ये वाइसराय नहीं होगा क्योंकि वाइसराय तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में बना था, जो लॉर्ड कैनिंग को पहला बनाया गया था। तो दोस्तों 1856 में इसने अवध को छीना था। जब ये अवध को छीनता है तो वाजिद अली शाह क्या करता है? चारों तरफ से क्रांतिकारी की ज्वाला जलाता है, जिसके कारण ये कालू मेहरा को क्या करता है? क्रांतिवीर संगठन को बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध के प्रथम चरण 1000 मेगावाट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? दोस्तों टिहरी डैम के 1000 मेगावाट का जो शुभारंभ किया गया 2006 में किया गया। ठीक है, जबकि जो अगर पूछा जाए टिहरी, पुराना टिहरी किस वर्ष जलमग्न हुआ तो वो 2005 में जलमग्न हुआ। देखो एक चीज, 2005 में क्या हुआ? जलमग्न हुआ, जब जल में डूबा उसी के बाद अगले वर्ष से बिजली उत्पादन हुआ 2006 में। समझने वाली बात है, 2005-06 में। और यहीं पे जो बाढ़ आई, जो भूस्खलन हुआ था वो 2004 में हुआ था। ये 3 सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004, 5, 6। एक में भूस्खलन,
फिर जलमग्न हो गया और फिर 6 में क्या हुआ 1000 मेगावाट को शुरू किया गया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1972 में इसका शिलान्यास किया गया था और 1978 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 1978 में निर्माण कार्य शुरू किया गया था किसके द्वारा? यूपी जल निगम के द्वारा। जबकि टीएचडीसी का गठन 12 जुलाई 1988 को हुआ, जिसके पश्चात सरकार ने इसका निर्माण कार्य क्या कर दिया? अपने हाथों में ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम क्रिप्टोक्रैमिक उद्यान की स्थापना किस स्थान पर की गई? दोस्तों, भारत के जो प्रथम क्रिप्टोक्रैमिक उद्यान की जो स्थापना की गई वो देहरादून में की गई है। कहाँ पे? देहरादून में की गई है। देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में कब शामिल किया गया? 1825 में किया गया। मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? 1829 में किया गया। ठीक है, और गढ़वाल मंडल में किस वर्ष शामिल किया गया? जो यहाँ तक देख रहा है वो कमेंट जरूर करें। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तुम भी तो कर लो, एक कमेंट करने में क्या जा रहा। तो इसे गढ़वाल मंडल में देहरादून को किस वर्ष शामिल किया गया? आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, राज्य में दर्रों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। दोस्तों, राज्य में दर्रों के लिए जो शब्द प्रयुक्त नहीं होता है वो कौन सा है? ला, धुर्रा, घाट, सैण। तो कौन सा नहीं होता है? सैण शब्द प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ला, धुर्रा, घाट तीनों के तीनों शब्द अगर पूछे जाए तो किसके लिए प्रयोग होते हैं? दर्रों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ठीक है, और सैण मैंने कहा था किस में पाया जाता है? जो एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाला जो इलाका होता है उसका जो समतल भाग होता है वो सैण कहलाता है। जैसे या मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो समतल भाग होता है वो क्या कहलाता है? सैण कहलाता है। और इसी का एक उदाहरण है उत्तराखंड में गैरसैंण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्वतीय राज्य परिषद के संबंध में असत्य है। दोस्तों, पर्वतीय राज्य परिषद के समय पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना रामनगर में की गई। बिल्कुल से क्या है? सही है कि रामनगर नैनीताल में अगर पूछा जाए पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? रामनगर नैनीताल में की गई थी। पर्वतीय राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे थे। ये भी सही है कि पर्वतीय राज्य परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो दयाकृष्ण पांडे थे। तीसरा है पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा थे। ठीक है, तो ये भी सही है कि पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? गोविंद सिंह मेहरा थे। 1972 में इसका नाम पृथक राज्य परिषद किया गया। ये गलत है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1972 में नहीं बल्कि 1973 में इसका नाम बदल करके पृथक पर्वतीय राज्य परिषद किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य को सौर ऊर्जा में अग्रणी रहने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? दोस्तों, राज्य को सौर ऊर्जा में अग्रणी रहने के लिए जो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था वो 2007 को दिया गया था। कब दिया गया था? 2007 को दिया गया था। सौर ऊर्जा नीति राज्य में कब बनी? 2023 में बनी। ठीक है, कब बनी? 2023 में राज्य में सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है, जिसके हिसाब से 2027 तक राज्य में कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2500 मेगावाट की बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों कि राज्य में सौर ऊर्जा, ये तो खैर पुराना हो गया, लेकिन सौर ऊर्जा नीति कब बनी? 2023 में, और 2027 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया वो नैनीताल में किया गया। कहाँ पे किया गया? नैनीताल में अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और दोस्तों याद रखना, इसी में क्या है कि जो रानी बाग के समीप, ठीक है, रानी बाग आपके कौन से जनपद में है? कमेंट जरूर करना। तो रानी बाग के समीप जो जोलिया कोट नामक स्थान है, जोला कोटी नामक स्थान है, वहाँ पे क्या है? मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध। अगर पूछा जाए रानी बाग में जोली कोट नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मधुमक्खी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मधुमक्खियों के लिए प्रसिद्ध। और इन्हीं मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद प्राप्त किया जाता है। वह कौन सा चंद शासक था जिसने सैनिकों को वेतन के बदले गांव दान देने की परंपरा शुरू की? या गांव दान देने के स्थान पे ये भूमि दान देने की परंपरा भी शुरू हो सकती है, आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों वो चंद शासक कौन था आपका? तो वो था आपका दोस्तों रुद्रचंद। ऑप्शन डी इसका आंसर है, रुद्रचंद। और दोस्तों रुद्रचंद्र ही वो शासक था जिसने क्या किया था? जो संस्कृत
के प्रति अपना प्रेम दिखाया था, जिसके लिए उसने अपने राज्य के नौजवानों को संस्कृत के अध्ययन के लिए वाराणसी और काशी और कहाँ भेजा था, कश्मीर भेजा था। खुद संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान था कि इसने 3 नाटकों की रचना की थी। पहला था उषा रागोदय काव्य। पूछा गया क्वेश्चन है कि उषा रागोदय काव्य की रचना किसने की। दूसरा था इसका त्रिवेणिक धर्म निर्णय और तीसरा था शयन शास्त्र। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ ले जाऊं तो जो सैनिकों को भूमि दान देने की जो परंपरा की थी वो सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश, ठीक है, जो इल्तुतमिश था उसने क्या किया था, सैनिकों को वेतन के बदले गांव दान देने की परंपरा शुरू की थी। और जबकि उसी सल्तनत काल में नगद वेतन देने की जो परंपरा शुरू की थी सल्तनत काल का सिकंदर, जिसे कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के साथ 5-5 6-6 क्वेश्चन है और डीपली समझा रहा हूँ, चाहे वो हिस्ट्री के बेस पे हो चाहे वो उत्तराखंड के बेस पे हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा क्वेश्चन है जो सुमेलित नहीं है। फूल संक्रांति का त्यौहार। दोस्तों जो फूल संक्रांति का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, चैत माह के पहले दिन मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बिखोती का त्यौहार वैशाख माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। अगर पूछा जाए बिखोती का त्यौहार कब मनाया जाता है तो वैशाख माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। हरेला का त्यौहार कब मनाया जाता है, सावन मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सावन मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। और जो गंगा दशहरे का त्यौहार है जेठ माह के प्रथम दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामूहिक नृत्य मंडली के चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए। दोस्तों जो सामूहिक नृत्य मंडली के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं हमें कहाँ से, लाखू उड्यार से। ठीक है, और लाखू उड्यार आपके कहाँ है तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ, किस जनपद में स्थित है तो अल्मोड़ा जनपद में, अल्मोड़ा जनपद के बाड़ोछीना के दल बैंड पर स्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी तो 1968 में की गई थी। एमपी जोशी जी ने की थी, एमपी जोशी जी ने की थी। और उत्तराखंड में खोजा गया, अगर पूछा जाए प्रथम गुफा चित्र कौन सा है तो वो भी लाखू उड्यार है। ठीक है, जहाँ से हमें क्या मिले हैं, नृत्यरत मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से प्राप्त चित्रों की तुलना किस स्थान के शैल चित्रों से की जाती है तो भीमबेटका के चित्रों से की जाती है। और अगर हिस्ट्री के बेस पे पूछे कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं तो एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। एक चीज़ याद रखना, एमपी जोशी ने इसकी खोज की और जो ये भीमबेटका से इसकी तुलना की जाती है और ये भीमबेटका की गुफा भी कहाँ है, इसी एमपी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात प्रद्युम्न शाह कुमाऊं के शासक बने। दोस्तों वो कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के पश्चात प्रद्युम्न शाह जो थे कुमाऊं के शासक बने, तो दोस्तों वो युद्ध था बग्वाली पोखर का युद्ध। ठीक है, बग्वाली पोखर का युद्ध अगर पूछा जाए किस किस के मध्य हुआ था तो ललित शाह, याद रखो। ठीक है, कौन था, ललित शाह था, प्लस कौन था, मोहन चंद के मध्य हुआ था, मोहन चंद के मध्य हुआ था। ललित शाह और मोहन चंद के मध्य ये युद्ध हुआ था बग्वाली पोखर का युद्ध, जिस युद्ध में ललित शाह विजय हुए और कुमाऊं का राजा किसको घोषित कर दिया, प्रद्युम्न शाह को कर दिया। घर आते समय क्या हो जाती है, ललित शाह की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण गढ़वाल की गद्दी पे कौन बैठ जाता है, जयकीर्त शाह बैठ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। दोस्तों इनमें से असत्य कथन है। मैंने कहा सत्य असत्य वाले विशेष मार्क किया करो, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो पहला है खत दुआ त्यौहार 17 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए खत दुआ या खट दुआ त्यौहार कब मनाया जाता है तो वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि रक्षाबंधन का त्यौहार अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। बैसी त्यौहार 22 दिनों तक चलता है, ये भी सही है दोस्तों। अगर पूछा जाए बैसी त्यौहार कितने दिनों तक चलता है तो 22 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। हरेला त्यौहार वैशाख माह के प्रथम दिन मनाया जाता है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने हरेला का त्यौहार मनाया है और आजकल कौन सा महीना चल रहा है तो श्रावण का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में क्या मनाया जाता है, हरेला का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
अब आपको विचार तो आप लोग बहुत अच्छा करते हो। तो कुमाऊं की प्रथम राजनीतिक बैठक इल्बर्ट बिल के समर्थन में हुई थी। सत्य है क्या? सत्य है, बिल्कुल सही है कि जो कुमाऊं की प्रथम राजनीतिक बैठक हुई थी, कब हुई थी? 1883 में हुई थी। और किसके समर्थन में हुई थी? तो वो राजनीतिक बैठक हुई थी इल्बर्ट बिल के समर्थन में हुई थी। किस समर्थन में हुई थी? इल्बर्ट बिल के। बिल्कुल सही है। दूसरा ये कारण बोल रहा है, इल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय जज अंग्रेज अधिकारी को सजा दे सकते थे। तो क्या ये सही है? तो दोस्तों ये भी क्या है दोस्त, इसका क्या है? बिल्कुल सही है कि जो कुमाऊं की प्रथम राजनीतिक बैठक हुई थी वो 1883 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में हुई थी। और इसका कारण था कि इल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय जज अंग्रेज अधिकारी को क्या दे सकते थे? सजा दे सकते थे। तो यानी कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। और अगर पूछा जाए इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था, अगर हिस्ट्री के हिसाब से पूछूं मैं तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। ठीक है। किसके? लॉर्ड रिपन के शासन। लॉर्ड रिपन लेके आया था कि भारतीय जज क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों को भी सजा दे सकते हैं। इसीलिए पहली बार के भारतीयों ने इसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र में लिखा गया है फायर के 3 शिकार और कुल्ली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस समाचार पत्र में लिखा गया था कि फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? तो दोस्तों ये जो कहा गया था, ये कहा गया था आपके किसमें? फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी, पुरुषार्थ समाचार पत्र में। ऑप्शन डी पुरुषार्थ समाचार पत्र। और दोस्तों जो पुरुषार्थ समाचार पत्र का प्रकाशन था 1917 में हुआ था। किसने किया था? तो गिरिजादत्त नैथानी जी ने किया था। गिरिजादत्त नैथानी जी ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वनखंडी महाराज के द्वारा निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला पर भारत माता उद्यान की स्थापना की गई? दोस्तों पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत माता उद्यान की स्थापना किसने की? तो आंसर निकल के आता है वनखंडी महाराज ने की। ठीक है। किस पर्वत श्रृंखला पर ये लगाया गया है? तो ये लगाया गया है दोस्तों आपके कहाँ पे? हिडंबना पर्वत श्रृंखला पर। दोस्तों ये हिडंबना पर्वत कहाँ है? आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। यानी अगर पूछा जाता है कि भारत माता उद्यान कहाँ है तो नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा चाहे तुम किलवरी चोटी बोलो, हनी बनी चोटी बोलो, टिपिन टॉप बोलो, शेर का डांडा बोलो, ठीक है, चाइना पीक बोलो, ये सारी चोटियां आपकी कहाँ पे हैं? नैनीताल जनपद में स्थित है। कौन कौन सी बोली मैंने नैनीताल की पर्वत चोटियां? हिडिंबा पर्वत, किलवरी पर्वत, हनी बनी चोटी, टिपिन टॉप, शेर का डांडा, चाइना पीक, ये मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपके कहाँ पे? वो नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन, लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये प्रतिनिधित्व किया था आपके किसने? हर्षदेव ओली ने। हर्षदेव ओली ने ये लाहौर अधिवेशन में अगर पूछा जाए कि हर्षदेव ओली ने लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1929 में भाग लिया था। ठीक है। 1930 में इन्होंने जंगलात कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। अगर पूछा जाए हर्षदेव ओली ने 19 जंगलात कानून के खिलाफ किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था? तो 1930 में किया था। और इसी आंदोलन के कारण शक्ति पत्रिका में इन्हें क्या कहा गया? काली कुमाऊं का शेर कहा गया। अगर पूछा जाए कि काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है या काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है, तो वो हर्षदेव ओली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोविंद बल्लभ पंत जी को नज़रबंद किया गया था। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोविंद बल्लभ पंत जी को नज़रबंद किया गया था, कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था अहमदनगर किले में। कहाँ किया गया था? अहमदनगर के किले में किया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है। इसी गोविंद बल्लभ पंत जी का अगर हम जन्म पूछे कब हुआ? 10 सितंबर
1887 को ग्रामकूट अल्मोड़ा में। और जो ये 10 सितंबर का दिन है, इस 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए 10 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थानीय बोली में थारू परिवार को कहा जाता है। दोस्तों, जो स्थानीय बोली है वहाँ पे जो थारू परिवार हैं उनको क्या कहा जाता है, तो वो संघ कहा जाता है। ऑप्शन बी, क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो खाबर है, खाबर क्या है, थारुओं की शिकार की विधि है। क्या है, शिकार की विधि है। और शिकार की देवी के रूप में थारू लोग किस देवता की पूजा करते हैं, बागेश्वरी देवता की, बागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। देखो, खाबर शिकार की विधि है। ठीक है, शिकार की देवी कौन है, बागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। और अब बाकी आपको पता है, थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के मुख्य रूप से सितारगंज, नानकमता, खटीमा, ठीक है, किच्छा, इन स्थानों पे ये लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम वन विभाग की स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी। दोस्तों, उत्तराखंड में जो प्रथम वन विभाग की जो स्थापना की गई थी, जर्मन विशेषज्ञों के सुझाव पर की गई थी। ठीक है, किसके सुझाव पर की गई थी उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना, तो दोस्तों वो की गई थी किसके, जर्मन विशेषज्ञों के सुझाव पर की गई थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो जर्मन विशेषज्ञों के सुझाव पर वन विभाग की जो स्थापना की गई थी, तो सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1931 में। और चमोली में वन पंचायतों की स्थापना कब की गई, तो 1932 में की गई थी। ठीक है, देखो, भारत में वन पंचायतों की स्थापना 1931 में, और उत्तराखंड में 1931 में, और चमोली में 1932 में वन पंचायतों की स्थापना की गई थी। जबकि कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन 1930 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोस्वामी गणेश दत्त समिति का संबंध किससे है। दोस्तों, जो गोस्वामी गणेश दत्त समिति है उसका संबंध रवाई आंदोलन से है। जो रवाई कांड था, रवाई कांड कब हुआ था अगर पूछा जाए, तो दोस्तों जो रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 30 मई 1930 को हुआ था। क्यों हुआ था ये कांड, क्योंकि 1929 में नरेंद्र शाह के द्वारा नया वन कानून लागू किया गया था, जिसके विरोध में रवाई के लोगों ने चांदी डोकरी के मैदान में शांतिपूर्ण ढंग से उस पर डिस्कस कर रहे थे। तब तक चक्रधर जुयाल पहुंचता है, लोगों को मार देता है। उसके जांच के लिए बनी थी ये गोस्वामी गणेश दत्त समिति, जिसने चक्रधर जुयाल को बेकसूर घोषित कर दिया, यानी जिसकी लाठी उसका भैंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरगोविंद पंत को लोकनायक की उपाधि दी गई। बिल्कुल सही है। अगर उत्तराखंड में लोकनायक की उपाधि किसको दी गई है, हरगोविंद पंत को। भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वप्रथम नजरबंद किया गया था। इसका कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वप्रथम नजरबंद किया गया था, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन कथन ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, कि इसको लोकनायक की उपाधि तो दी गई, लेकिन इसलिए थोड़ी दी गई थी कि इनको नज़रबंद सबसे पहले किया गया था, इसलिए आर ए की क्या नहीं कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से सुमेलित करने के लिए, बसंत देव की पत्नी का नाम क्या था, सज्जनारा, यानी 4। ठीक है, अगला क्या है, ईष्टगण। दोस्तों ईष्टगण की पत्नी का नाम क्या था, वेगा देवी, 3। प्रीतम देव की पत्नी का नाम क्या था, जिया रानी, मौला देवी, पिंगला या प्योला। ठीक है, खरपर देव की पत्नी का नाम क्या था, कल्याणी देवी, 1। तो 4 3 2 1 इसका ऑप्शन बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, कहाँ कहाँ है, 4 3 2 1, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों उत्तराखंड की धरती पे जो गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है प्रयाग दत्त पंत को। ऑप्शन डी, किसको, प्रयाग दत्त पंत को। ठीक है, और दोस्तों इनका जन्म अगर पूछे कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। कहाँ से, पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। ठीक है, जो पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और जो चंडाक क्षेत्र है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीसाइट के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए, मैग्नीसाइट के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से आम सीट पर निर्वाचित होने वाला प्रथम हरिजन सदस्य थे। दोस्तों उत्तराखंड से आम सीट पर निर्वाचित होने वाले जो प्रथम हरिजन सदस्य थे वो बिहारी लाल चौधरी थे। कौन थे? ऑप्शन सी बिहारी लाल चौधरी थे। ठीक है, और बिहारी लाल चौधरी ने भी क्या किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था, जिस अधिवेशन में कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, किसने लिया था? हर्षदेव ओली ने भाग लिया था इसी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, जहां पे कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था हर्षदेव ओली ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं। दोस्तों भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो दोस्तों इनमें से वो व्यक्ति हैं आपके परिपूर्णानंद पैनुली। कौन है? परिपूर्णानंद पैनुली। दोस्तों ये परिपूर्णानंद पैनुली वही हैं जिन्होंने 1977 में मानवेंद्र शाह को हराया था। ये परिपूर्णानंद पैनुली वही हैं जिन्होंने 4 धामों में लड़ाई झगड़ा करके ऐसे लोगों को प्रवेश दिलाया था। ठीक है, और नेपाल का पुनर्जागरण, इनकी अगर पूछा जाए परिपूर्णानंद की प्रसिद्ध पुस्तक या पूछा जाए कि नेपाल का पुनर्जागरण किसकी पुस्तक है, तो परिपूर्णानंद पैनुली जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था? दोस्तों भक्त दर्शन का जो मूल नाम था वो राज दर्शन सिंह रावत था। क्या था? राज दर्शन सिंह। जीवन भर अगर पूछे बोले कि खादी पहनने का व्रत किसने लिया था, तो वो भक्त दर्शन ने लिया था। ठीक है, भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर इन्होंने लैंसीडॉन से कर्मभूमि का संपादन, कर्मभूमि समाचार पत्र का संपादन किया। किसने किया था? भक्त दर्शन ने किया था। ठीक है, और भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर किया था। तो भैरव दत्त धूलिया की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। अगर पूछे कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैरव दत्त धूलिया हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रैमजे ने जंगलात अफसर के पद पर कब से कब तक कार्य किया? तो दोस्तों जो रैमजे ने जो जंगलात अफसर के पद पर कार्य किया था वो 1858 से 1868 के बीच किया था। ऑप्शन सी। ठीक है, और इसी 1858 में अगर पूछे उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा का अंत किसने किया, तो वो भी रैमजे ने किया था। और इस 1858 में जैसे ही ये क्या किया इसने कुमाऊं में वन अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया, इसने सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा का अंत किया था। अखिल भारतीय लोक परिषद के किस अधिवेशन में श्रीदेव सुमन को हिमालय राज्यों का सच्चा प्रतिनिधि घोषित किया गया? तो लुधियाना अधिवेशन में घोषित किया गया था। ठीक है, तो जो ये लुधियाना अधिवेशन हुआ था, अगर पूछा जाए कि जो ये लुधियाना अधिवेशन हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और अगर पूछा जाए जो ये अधिवेशन था कब हुआ था, तो ये 1939 में ये अधिवेशन हुआ था। भारतीय लोक परिषद के अधिवेशन में उन्होंने प्रजामंडल प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। किसके प्रतिनिधि के रूप में? प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और आपको पता है कि श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था जनरली? तो 25 मई 1916 को हुआ था, जबकि इनकी जो मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेमंती नंदन बहुगुणा के संबंध में कूट है। दोस्तों इनमें से कौन सा सत्य कूट है हेमंती नंदन बहुगुणा जी के संबंध में? इन्होंने 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है कि इन्होंने 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था। दूसरा क्या बोल रहा है? 1990 में दलित मजदूर पार्टी का गठन किया था। दोस्तों ये गलत है, दलित मजदूर पार्टी का गठन तो किया था लेकिन 1990 में नहीं किया था, बल्कि इन्होंने ये 1984 में किया था। ठीक है, ये संसदीय चुनाव अमिताभ बच्चन से हार गए थे। ये भी सही है कि ये जो संसदीय चुनाव थे हेमंती नंदन बहुगुणा को किसने हराया था? अमिताभ बच्चन ने हराया था। और इंडियन नाइज होम इनकी पुस्तक है। ये भी सही है कि जो इंडियन नाइज होम है इनकी आत्मकथा, इनकी अपनी पुस्तक है इंडियन नाइज होम। तो कौन कौन हुआ? 1, 3 और 4। कहाँ पे? 1, 3, 4। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 क्या है? सही है। जबकि जो दूसरा नंबर है कूट 2 है वो क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन,
कृष्णचंद्र पंत का संबंध निम्न में से है। दोस्तों जो कृष्णचंद्र पंत का संबंध है वो किससे है, तो गोविंद बल्लभ पंत से है। देखो गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे कृष्णचंद्र पंत, ठीक है। इन्होंने नैनीताल से, याद रखना, जो कृष्णचंद्र पंत थे नैनीताल से ये क्या हुए 1962 में प्रथम बार सांसद बने थे। अगर पूछा जाए कृष्णचंद्र पंत प्रथम बार सांसद कहाँ से बने थे, तो नैनीताल से बने थे। और कब बने थे, तो 1962 में बने थे। जनता दल सरकार में ये विदेश मंत्री रहे। जो जनता दल सरकार थी वहां पे ये क्या रहे, विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। और 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। याद रखना जो 10वां वित्त आयोग था, 10वें वित्त आयोग के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। 10वें वित्त आयोग जो था उस 10वें वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए आ रखा है। तो जो सरमौली है, सरमौली काई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपके होम स्टे पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। 3, शूपी किसके लिए प्रसिद्ध है, कृषि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। 1, दारकोट, जो दारकोट गांव है दोस्तों वो आपके अंगूरा ऊन के लिए प्रसिद्ध है। 2, ठीक है। और रोतो की बेली पनीर गांव के नाम से प्रसिद्ध है। 4, तो क्या है 3, 1, 2, 4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। गढ़वाल समाचार, विशाल कीर्ति व गढ़वाली अखबार का एकीकरण किस वर्ष किया गया है, तो दोस्तों गढ़वाल समाचार, विशाल कीर्ति और गढ़वाली अखबार का जो एकीकरण किया गया वो किया गया 1916 में। कब किया गया, 1916 में दोस्तों इसका एकीकरण किया गया था। जो गढ़वाल समाचार था उसका प्रकाशन 1902 में हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ से हुआ था, तो इसका प्रकाशन दुगड्डा से हुआ था, ठीक है। जो गढ़वाली अखबार है, गढ़वाली अखबार का प्रकाशन आपको पता है 1905 से 1952 के बीच हुआ था, जिसमें तारादत्त, गिरिजादत्त और विशंबरदत्त चंदोला, ठीक है, गढ़वाल पत्रकारिता के जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, इन लोगों ने आपस में क्या किया था, मिल करके इसका प्रकाशन किया था। इसी 1915 या 16 में क्या किया गया था, इसको जो गढ़वाली अखबार था, गढ़वाली अखबार को मासिक से साप्ताहिक बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य वन निगम का गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों जो राज्य वन निगम का गठन है वो किस वर्ष किया गया, तो राज्य वन निगम जो है उसका गठन 1 अप्रैल 2001 को किया गया, ऑप्शन डी, ठीक है। जबकि उत्तराखंड में जो वन नीति बनी थी, उत्तराखंड में वन नीति कब बनी, 2005 में अब बनी थी। अगर कभी पूछा जाए कि उत्तराखंड वन नीति किस वर्ष बनी थी, तो 2005 में बनी थी। दोस्तों अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का जो वन अधिनियम बना वो कब बना, तो 17 मई 2001 को बना था। 17 मई 2001 को उत्तराखंड वन अधिनियम बना था। देखो वन निगम 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। वन नीति जो लागू की गई सर्वप्रथम थी 5 में बन गई थी। दोस्तों जो वन अधिनियम बना वो 17 मई 2001 को बना। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, जागरा त्योहार के संबंध में सत्य है। दोस्तों जागरा का त्योहार यह जौनसारी जनजाति से संबंधित है, सही है कि गलत है। दोस्तों जो जौनसारी जनजाति है, जागरा का त्योहार क्या है, जौनसारी जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसमें महासू देवता की पूजा अर्चना की जाती है। हमें पता है महासू देवता प्रिय देवता हैं किनके, जौनसारी जनजाति के, तो बिल्कुल सही है ये भी। महासू देवता की डोली को यमुना नदी में ले जाकर नहलाते हैं जागरा त्योहार पे, ये गलत है। यमुना नहीं बल्कि किस नदी में ले जाकर नहलाते हैं, टोंस नदी में ले जाकर नहलाते हैं, ठीक है। और यह त्यौहार भादो महीने में मनाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, जागरा त्योहार के संबंध में ऑप्शन सी क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के भोटांकित निम्न में से किसकी रचना है। दोस्तों जो उत्तराखंड के भोटांकित है वो जो रचना है शिव प्रसाद डबराल की रचना है। किसकी, ऑप्शन डी शिव प्रसाद। देखो दोस्तों शिव प्रसाद डबराल को ही उत्तराखंड का चारण कहा जाता है। क्यों, इनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, इन्हीं शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास। अगर पूछा जाए उत्तराखंड का इतिहास किसकी रचना है, तो शिव प्रसाद डबराल की है, ठीक है। टिहरी का इतिहास, टिहरी का इतिहास भी किसकी रचना है, ये भी शिव प्रसाद डबराल की जी की रचना है।
गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, अतीत स्मृति, संघर्ष संगीत, और इसके अलावा अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा इनकी प्रसिद्ध रचना है। उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा, ये अनेक रचनाएं शिव प्रसाद डबराल जी की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्न में से किन स्थानों को साम्राज्य में मिलाया था। दोस्तों, जो चंद वंश का शासक था कीर्ति चंद, ठीक है, वो उसने किन स्थानों को मिलाया था, तो खगमरा कोट, शूनरा, कोटली, केडारो, बैरारो। तो दोस्तों, इसने उपर्युक्त सभी स्थानों को क्या किया था, चंद वंश में मिलाया था। और आपको कीर्ति चंद पता है किसके समकालीन शासक था, तो अजय पाल के। अजय पाल क्या कर रहा था उस टाइम पे, गढ़वाल पे राज कर रहे थे। तो इन अजय पाल के समकालीन है कीर्ति चंद। कीर्ति चंद वही शासक है जिसने सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इसी कीर्तिचंद के आक्रमण के कारण क्या हुआ था, पहली बार गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा का निर्धारण किया गया था। जो नंदा देवी क्षेत्र है या बदाहण क्षेत्र है, उससे जो पूर्वी हिस्सा है वहां पे राज करेगा कौन, बदाहण क्षेत्र से चंदवंश। और उससे जो क्या है आपका जो ये पश्चिमी क्षेत्र है, तो वहां पे जो राज करेगा वो कौन करेगा, ये परमार वंश राज करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक पर्यटक किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। दोस्तों, जो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं वो आपके किस में आते हैं, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ऑप्शन बी। अगर कभी इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आए, उसके बाद जो सर्वाधिक आते हैं वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, और जो उसके बाद सर्वाधिक आते हैं वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ठीक है, तो इसका क्रम क्या बनेगा, सर्वाधिक आपके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, और उसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल, तो 520 पॉइंट कुछ 521 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल पूछे तो 820 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और अगर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल पूछे तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बांसुरी की तरह बजाया जाता है। दोस्तों, वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको बांसुरी के समान बजाया जाता है, तो वो है अलगोजा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, अलगोजा वो वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह बजाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजनवंती काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। दोस्तों, जो विजनवंती है वो किसका काव्य संग्रह है, तो दोस्तों जो विजनवती काव्य संग्रह है वो इलचंदौर का इलाचंद जोशी जी का काव्य संग्रह है। किसका है, इलाचंद जोशी जी का काव्य संग्रह है। और अगर इन्होंने क्या किया था, सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्र का संपादन किया था। अगर पूछा जाए सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्र का संपादन किसने किया था, तो वो भी इलाचंद जोशी जी ने किया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं, जहाज पर पंछी, जहाज पर पंछी इनकी प्रसिद्ध रचना है। सन्यासी, प्रेत और छाया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रृंखला द्वारा निम्न में से किस नदी बेसिन को पृथक किया जाता है। दोस्तों, जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है उस श्रृंखला के द्वारा जो पृथक किया जाता है वो पिंडर और पश्चिमी रामगंगा नदी को पृथक किया जाता है। किसको, पिंडर और पश्चिमी रामगंगा नदी को पृथक किया जाता है। और दोस्तों, जो ये पिंडर नदी है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, आपकी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। और रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, आपकी दूधातोली, पश्चिमी रामगंगा दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये आपके कहाँ मिलती है, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलने वाली जो पिंडर नदी है, इसी को क्या कहा जाता है, कर्णगंगा कहते हैं। जो कर्णप्रयाग में क्या करती है, आपके कर्णप्रयाग का निर्माण करती है अलकनंदा के साथ मिलकर के। और जो दूधातोली से निकलती है रामगंगा या रथवाहिनी नदी निकलती है, इसी पे क्या है, कालागढ़ बांध है आपका कोटद्वार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुर्मी ताल किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, जो दुर्मी ताल है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है।
पूछा गया क्वेश्चन है कि दुर्मी ताल कहाँ है, तो आपके चमोली जनपद में स्थित ताल है। और अगर मैं आपको चमोली जनपद के अन्य ताल बोलूं, मुख्य ताल जो है, तो पहला देखो रूपकुंड। अगर पूछे रूपकुंड, कंकाली ताल भी कहते हैं, कहाँ है, आपके चमोली जनपद में स्थित है। होमकुंड नंदा देवी राजजात का अंतिम पड़ाव, जहाँ पे नंदा राजजात का क्या रखा जाता है, डोली रखी जाती है। होमकुंड कहाँ है, चमोली जनपद में। शतोपंत त्रिभुजाकार ताल, जहाँ पे क्या किया था, द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने आत्महत्या पर रोक लगाई थी। इसी के समीप सूर्यकुंड, चंद्रकुंड, सोमकुंड, विष्णुकुंड स्थित है। अगला शेष नेत्र ताल, कहा जाता है कि शेष नेत्र यानी शेष नाग के असुर से इस ताल का निर्माण हुआ था। ठीक है। हेमकुंड, जहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। ठीक है। हेमकुंड 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल है। तो ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले ताल हैं आपके कहाँ पे, चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों काली नदी इस कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। हमें पता है कुमाऊं की क्या उत्तराखंड की भी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। ठीक है। कहाँ से निकलती है, जास्कर पर्वत श्रेणी के काला पानी से निकलती है ये नदी। और जौलजीबी काली और गौरी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि जो जौलजीबी मेला है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो गजेंद्र बहादुर ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। तो यानी कथन ए भी सत्य है और कथन 2 भी सत्य है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। दोस्तों उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है, तो नौकुचिया ताल को क्या है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। अगर इसकी गहराई पूछे कितनी है, तो 40 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है। जबकि सहस्त्रताल गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी झील है, याद रखना। अगर पूछे उत्तराखंड का पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल कौन सा है, किसके लिए बोला मैंने, पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल। ठीक है। पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल कौन सा है, तो वो ताल आपका कौन सा है, नौकुचिया ताल है। इन नौकुचिया ताल को क्या अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सनत कुमार सरोवर के नाम से जाना जाता है। सनत कुमार सरोवर किसको कहा जाता है, तो नौकुचिया ताल को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन की तुलना मुसोलिनी व नेपोलियन की यात्रा से की। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी के किस आंदोलन की तुलना मुसोलिनी व नेपोलियन की यात्रा से की, तो वो नमक सत्याग्रह की तुलना की थी। किसकी, नमक सत्याग्रह की तुलना की थी। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था शुरू, और ख़त्म कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ, ये ख़त्म हुआ। दोस्तों इसमें क्या था, 24 दिन में ये 240 किलोमीटर की ये यात्रा थी। कितने दिन में, 24 दिन में 240 किलोमीटर की यात्रा थी। और ये नमक सत्याग्रह किया क्यों गया था, तो लॉर्ड इरविन को 11 सूत्रीय मांगें सौंपी गई थी। ठीक है। और इसलिए ये आंदोलन किया गया था, या तो 11 सूत्रीय मांग को मान, ना तो हम चलते जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे टोटल 78 स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। इन 78 में से उत्तराखंड से कितने थे, तो 3 थे, ज्योतिराव कांडपाल, गोरखा वीर बहादुर और भैरव दत्त। ये 3 मुख्य उत्तराखंड से क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र के, कहाँ पूछ रहा है, कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो दुर्गादत्त जोशी थे। ऑप्शन ए कौन थे, दुर्गादत्त जोशी। लेकिन अगर पूछे उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, ठीक है, कहाँ का बोला मैंने, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो यह वो कौन थे दोस्तों, आपके जगमोहन सिंह नेगी जी। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, जगमोहन सिंह नेगी थे। जबकि कुमाऊं के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही दुर्गादत्त जोशी थे। किस आंदोलन क्रांतिकारी ने खुद को सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था, तो सर्वप्रथम खुद को घोषित करने वाली, जो व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली क्रांतिकारी थी, वो थी भागीरथी देवी। कौन थी, भागीरथी देवी थी। ठीक है। और देश में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, सालम क्रांति का मुख्य सहयोगी निम्न में से किसे कहा जाता है। दोस्तों जो सालम क्रांति की घटना हुई थी, कब हुई थी,
25 अगस्त 1942 को सालम क्रांति की घटना हुई थी। इनमें से इस घटना में सालम क्रांति का मुख्य सहयोगी किसको कहा जाता है? तो जानकी बिष्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन जो आंदोलन की रणनीति के लिए जो बैठकें हुई उस बैठकों को इन्होंने क्या किया? अपने घर में करवाया। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी कहा जाता है। और यही सालम क्रांति थी दोस्तों जहाँ पे नरसिंह धानक, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, नरसिंह धानक और टीका सिंह, दो क्रांतिकारी क्या हुए थे? शहीद हुए थे। सालम का नायक किसको कहा जाता है? तो प्रताप सिंह नेगी को कहा जाता है। प्रताप सिंह नेगी को सालम का नायक कहा जाता है। इस सारे एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन है और सारा शायद टॉपिक क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगला क्वेश्चन, सल्ट क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो सल्ट क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। सल्ट की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को हुई थी। ठीक है, सल्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? कुमाऊं का वारदोली कहा जाता है। किसको? सल्ट को। और किसने कहा था कुमाऊं का वारदोली? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं का वारदोली कहा था इसे। विलेज गांव ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है दोस्तों, हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है घेस गांव माणा को। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए मिलान करने के लिए भी आए तो फिर याद रखना जो हर्बल विलेज किसको घोषित किया गया है? घेस गांव को किया गया है, जो कहाँ पे है? माणा में स्थित है। और माणा आपके किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। और इस माणा में कौन कौन सी 2 नदियों का संगम है? अलकनंदा प्लस सरस्वती का संगम है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर ही यहाँ पे क्या करती है? आपके केशव प्रयाग का निर्माण करती हैं। कौन से प्रयाग का? केशव प्रयाग का निर्माण करती है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है और प्रथम प्रयाग भी है केशव प्रयाग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमार राजवंश में पौंड टूटी था। दोस्तों जो परमार राजवंश था इसमें पौंड टूटी किस प्रकार का कर था? तो ये एक आयात निर्यात कर था। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमार राजवंश में आयात निर्यात कर को किस नाम से जाना जाता था? तो पौंड टूटी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जो ये कर था, इस कर को वसूल करने के लिए परमार राजवंश में चौकियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, किसका? चौकियों का। और इन चौकियों की देखरेख या इस कर को जो वसूल करता था वो मुंशी करता था। क्या करता था? मुंशी कर को वसूल करता था। ठीक है, और ये मुंशी कार्य ढंग से कर रहा है या टैक्स को ढंग से वसूल कर रहा है, इसकी देखभाल के लिए सुप्रिटेंडेंट रखे रहते थे। ठीक है, तो यानी जो ये आयात निर्यात कर था, पौंड टूटी था, इसको वसूल मुंशी करता था और मुंशी के कार्य की देखरेख को कौन करता था? सुप्रिटेंडेंट करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगोली संधि के संबंध में असत्य है। दोस्तों संगोली की जो संधि हुई थी जिसके पश्चात गोरखाओं ने क्या कर दिया था? गढ़वाल का, उत्तराखंड का जो राजपाट था वो किसको सौंप दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। इस संधि के तहत कौन कौन सी शर्तें थी? मंची व तिस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र बिहार राजा को दिया गया। दोस्तों जो मंची और तिस्ता नदी के मध्य का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो बिहार राजा को दिया गया। सत्य है कि असत्य है? यही पहला क्वेश्चन असत्य है। अब भी बताता हूँ क्यों असत्य है। अवध से लगा भाग अवध के राजा को दिया गया या अवध को दिया गया, बिल्कुल सही है। और यही अवध था जिसे बाद में डलहौजी क्या करेगा? हड़प्पन नीति के तहत लास्ट में, ठीक है, 1856 में क्या कर देगा? हड़प देगा। टिंगर व छांगरू क्षेत्र नेपाल को दिए गए, ये भी सही है कि जो टिंगर और छांगरू क्षेत्र है वो किसको दिए गए? नेपाल को दिए गए। नाभि और कुटी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य को दिए गए, ये भी सही है कि नाभि और कुटी क्षेत्र किसको मिले? ब्रिटिश साम्राज्य को मिले। किसके तहत? संगोली संधि के तहत। लेकिन जो ये मंची और तिस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र है वो बिहार को नहीं दिए गए, बल्कि किसको दिए गए थे? तो दोस्तों वो दिए गए थे सिक्किम के राजा को। किसको? सिक्किम के राजा को दिए गए थे। अब एक चीज दिमाग लगाओ, तिस्ता नदी कहाँ निकलती, कहाँ बहती है? सिक्किम में। ठीक है, तो इसलिए ये कहाँ दिया गया था? सिक्किम के राजा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 1812 में ऊन की विस्तृत जानकारी है तो तिब्बत यात्रा से संबंधित नहीं है। दोस्तों 1812 में जो
ऊन की विस्तृत जानकारी के लिए तिब्बत यात्रा पे गए थे वो सबसे पहले मूरक्रॉफ्ट गए थे। कौन गए थे? मूरक्रॉफ्ट गए थे। और इन मूरक्रॉफ्ट के साथ दोस्तों यहाँ पे कौन गए थे? हैदर खां और हरकदेव पंडित गए थे। ये 3 लोग गए थे 1812 में। पूछता है कि मूरक्रॉफ्ट ने उत्तर तिब्बत की यात्रा कब की थी? तो 1812 में की थी। और इनके साथ तिब्बत यात्रा पे कौन गए थे? ये 3 लोग गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सूरज दत्त नहीं गया था। जबकि इसी मूरक्रॉफ्ट ने 1820 में क्या करता है? टिहरी की यात्रा करता है। और सुदर्शन शाह उस टाइम पे कौन थे? सुदर्शन शासक थे टिहरी के। तो सुदर्शन शाह को जो कलाविदों का शिरोमणि कहा था, ठीक है, जो कलाविदों का शिरोमणि कहा था वो इन्हीं मूरक्रॉफ्ट ने कहा था। कब? 1820 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ की जलवायु मानसून द्वारा निर्धारित होती है। यानी कथन है कि उत्तराखंड की जलवायु मानसून द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल सही है कि जो हमारे उत्तराखंड की जलवायु है वो क्या है? मानसून द्वारा निर्धारित होती है। और इसका कारण है कि उत्तराखंड कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये भी सही है कि उत्तराखंड क्या है? आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, उत्तराखंड की जलवायु मानसून द्वारा निर्धारित होती है। और जितने भी जो चीज़ क्या है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वहाँ की जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है? कथन ए और आर तो सत्य है। और ये आर क्या कर रहा है? ए की व्याख्या कर रहा है कि यहाँ की जो जलवायु है वो मानसून द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि उत्तराखंड क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना MVU की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों जो मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना की शुरुआत है वो की गई दोस्तों आपके 2022 में। कब की गई? मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना की शुरुआत 2022 में की गई। कब की गई? 2022 में। अब दोस्तों अगर डेट पूछे तो 16 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, किससे संबंधित है? वेटनरी बोल रहा है तो किससे है? पशुओं की स्वास्थ्य से संबंध है। पशुओं के किससे है? स्वास्थ्य से संबंधित है। और इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। कौन सा? 1962। ठीक है, याद रखना जो भारत चाइना युद्ध है 1962 का, वो क्या है? इसका टोल फ्री नंबर रखा गया है। दोस्तों 2024-25 के लिए सरकार द्वारा MSP निर्धारित की गई। अब काय के लिए वो नहीं लिखा गया है, यहाँ पे गेहूं कर देना। गेहूं के लिए MSP कितना निर्धारित की गई है? तो दोस्तों जो 2024-25 के लिए सरकार द्वारा गेहूं के लिए जो MSP निर्धारित की गई है वो 2275 रुपये पर कुंटल की गई है। कितना? 2275 रुपये पर कुंटल की गई है। ठीक है, तो दोस्तों जो गेहूं है राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, और उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली जो फसल है वो भी गेहूं है। और कितने प्रतिशत भाग पर उगाई जाती है? 29% भाग पर उगाई जाती है। ठीक है, जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो धान की फसल है। ठीक है, कौन सी? धान की। और धान का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल क्या करता है? इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। टिहरी 1600 मीटर ऊंचाई पर कम वर्षा व नरेंद्र नगर 1080 मीटर पर अधिक वर्षा होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, कि जो टिहरी है वो क्या है? आपके 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। जबकि उत्तराखंड की सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो नरेंद्र नगर में होती है, जो क्या है? 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि उत्तरोन्मुखी आंतरिक ढाल की अपेक्षा दक्षिणमुखी बाहरी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसका कारण ये है कि कहने का मतलब है नरेंद्र नगर जो है वो नरेंद्र नगर क्या है? आपके दक्षिण मुखी बाहरी ढाल पर है। ठीक है, जबकि जो क्या है टिहरी है वो आपके उत्तरमुखी ढाल पर, आंतरिक ढाल पर स्थित है। ठीक है, इसी कारण दक्षिण मुखी ढाल पर होने के कारण जो नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर में क्या होती है? ज़्यादा वर्षा होती है। यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में वर्षा के संबंध में उत्तरमुखी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, दक्षिण मुखी पर कम, दक्षिण मुखी पर अधिक होती है, उत्तरमुखी पर कम। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे याद रखना कि दक्षिण मुखी बाहरी ढाल पर क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। और इसी कारण नरेंद्र नगर में क्या होती है? टिहरी से अधिक वर्षा होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? कथन
कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम 2017 में बना। दोस्तों जो उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम बना वो कब बना, तो 2007 में उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम बना। राज्य में मान्यता प्राप्त गौ सदन 64 हैं। ये भी सही है कि अगर पूछा जाए उत्तराखंड में कितने मान्यता प्राप्त गौ सदन हैं तो 64 हैं। विधानसभा ने सितंबर 2018 में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया। ये भी सही है कि अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा कब दिया तो सितंबर 2018 में दिया। पंजीकृत संस्थाओं को पर गौवंश 90 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है कि उनके जो चारा पानी है उसके लिए क्या दिया जाता है, 90 रुपया नहीं दिया जाता है दोस्तों, इसके लिए 80 रुपया पर डे दिया जाता है। ठीक है, पर पशु कितना दिया जाता है, 80 रुपया दिया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। असत्य क्या है, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में रेड फॉक्स अभियान की शुरुआत की गई। कथन है कि राज्य में रेड फॉक्स की गई या नहीं की गई, बिल्कुल की गई। हमें पता है कि राज्य में रेड फॉक्स अभियान की शुरुआत की गई और कारण बोल रहा है कि राज्य के किसान जंगली सूअरों के आतंक से परेशान है। अब जंगली सूअरों के आतंक से तो बिल्कुल सही बात है भाई, परेशान है। ठीक है, तो ये क्या बोलना क्या चाह रहा है कि राज्य ने रेड फॉक्स अभियान की शुरुआत की क्योंकि राज्य के किसान जंगली सूअरों के आतंक से परेशान है। तो इसका मतलब कथन ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ये सिंपल एक लाइन में पूछ सकता है कि रेड फॉक्स किससे संबंधित है, तो जंगली सूअरों के आतंक से या जंगली सूअरों से संबंधित है। ठीक है, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं शेखर पाठक। कौन है, शेखर पाठक। और दोस्तों शेखर पाठक ही हैं जिन्होंने श्रीदेव सुमन की जो 84 दिन की हड़ताल थी उसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के समय विष्णु देवी शाह की अगुवाई में अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा फहराया गया। दोस्तों वो कौन सा आंदोलन था जिसमें विष्णु देवी की अगुवाई में अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा फहराया गया, तो वो नमक सत्याग्रह के टाइम पर फहराया गया था। किसके समय पे, नमक सत्याग्रह के समय पे फहराया गया था, जो 12 मार्च 1930 से कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यानी 24 दिन तक ये चला था और कितने 240 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा थी। ठीक है, इस समय विष्णु देवी शाह की अगुवाई में कुंती वर्मा, मंगला, जीवंती और रेवंती इन महिलाओं ने क्या किया था कि अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा फहराया था। इनमें से जो कुंती वर्मा थी इन्हीं को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिम तेंदुओं के लिए राज्य का प्रसिद्ध है। दोस्तों हिम तेंदुओं के लिए राज्य में क्या प्रसिद्ध है, गोविंद वन्यजीव विहार, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो उसके लिए प्रसिद्ध है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कौन सा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों अगर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना, 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी। ये अपडेट किया गया। आज तक हम कितना पढ़ते थे, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, यही तो पढ़ते थे। ठीक है, और अब याद रखना 1991 आ चुका है नई बुकों में। और जो हिम तेंदुआ दिवस है कब मनाया जाता है, तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केशव राय मठ का निर्माण किस परमार शासक के कार्यकाल में कराया गया। दोस्तों जो केशव राय मठ का निर्माण कराया गया वो किस परमार शासक के कार्यकाल में कराया गया था, तो वो कराया गया था श्याम शाह के कार्यकाल में। कहाँ पे है ये केशव राय मठ, तो आपके श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर, श्रीनगर में स्थित है। जिसे क्या कहा जाता है, इस श्रीनगर को उत्तराखंड का दिल्ली कहा जाता है। यानी श्रीनगर में रहने वाले बोल सकते हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, तो श्याम शाह को क्या कहा जाता है, परमार वंश का मोहम्मद बिन तुगलक। अगर पूछा जाए कि परमार वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसको कहा जाता है, तो श्याम शाह को परमार वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों श्याम शाह के कार्यकाल में क्या किया गया था, इस केशव राय मठ का निर्माण किया गया था, लेकिन उसकी जो द्वार पट्टिका से प्रमाण मिलते हैं, नाम मिलता है, वो महिपेश शाह का प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किसे गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस कहा जाता है? दोस्तों, गढ़वाली साहित्य का जो खिला हुआ बुरांस कहा जाता है वो अबोध बहुगुणा को कहा जाता है। किसको? अबोध बहुगुणा को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि अबोध बहुगुणा का संबंध किस जनपद से है तो पौड़ी जनपद से संबंधित है। कहाँ से? पौड़ी जनपद से। दोस्तों, इन्हीं के द्वारा प्रथम गढ़वाली काव्य कौन सा है? प्रथम गढ़वाली काव्य भूम्याल। भूम्याल। अगर पूछा जाए कि प्रथम गढ़वाली काव्य भूम्याल कौन सा है तो भूम्याल है। और इसके रचनाकार कौन है तो अबोध बहुगुणा है। या इनकी जो एक प्रसिद्ध एकांकी है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, चक्रचाल। अगर पूछा जाए चक्रचाल एकांकी के लेखक कौन है तो वो भी अबोध बहुगुणा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊंचाई की तरफ बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, जो उत्तराखंड की वनस्पतियां हैं उनके ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो याद रखना सबसे पहले क्या है? सागौन। एक ही में है ना। तो सबसे पहले सागौन पाया जाता है, उससे ऊंचाई पे शॉल पाया जाता है, उससे ऊंचाई पे चीड़ पाया जाता है जो कोणधारी वनों का वृक्ष है। मैंने ये उत्तराखंड वन और वन आंदोलन में पढ़ा रखा है कि 900 से 1800 मीटर ये ऊंचाई पे पाया जाता है। उसके बाद देवदार पाया जाता है, उससे सर्वाधिक ऊंचाई पे राज्य में अगर पूछा जाए कौन सा वृक्ष पाया जाता है तो फिर भोजपत्र का वृक्ष पाया जाता है। और अगर पूछे किस ग्लेशियर के समीप पाया जाता है तो पिंडारी ग्लेशियर के समीप पाया जाता है। ये पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है आपके? तो बागेश्वर जनपद में स्थित है। कहाँ पर? बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, घाट पेयजल योजना का संबंध किस नदी से है? दोस्तों, जो घाट पेयजल योजना का संबंध है वो आपकी सरयू नदी से संबंधित है। कहाँ से? सरयू नदी से संबंधित है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है तो सरमूल झुंडी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सरमूल झुंडी से निकलती है। राज्य में इसकी लंबाई कितनी है तो 146 किलोमीटर राज्य में इसकी लंबाई है। ठीक है। और उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी? काली नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी कौन सी है तो फिर वो नदी भी कौन सी है? ये सरयू नदी ही है जो सरमूल झुंडी से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम स्थित है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम है वो आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ पे? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। किस जनपद से पृथक किया गया था तो नैनीताल जनपद से पृथक किया गया था। किससे? नैनीताल से पृथक किया गया था। और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल किस कमेटी के आधार पर किया गया था तो फिर नाम आता है जॉर्ज कमेटी के आधार पर किया गया था। किसके? जॉर्ज कमेटी के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है छतरा बांध। दोस्तों, छतरा बांध किस नदी पे स्थित है तो ये आपके टोंस नदी पे ही स्थित है। एक, ठीक है। कालागढ़ बांध पश्चिमी रामगंगा नदी पे ही स्थित है। दो, जिसे रथवाहिनी नाम से भी जाना जाता है। उर्गम परियोजना किस नदी पे है तो उर्गम परियोजना चमोली जनपद में स्थित है, कल्प गंगा पर स्थित है। 4, और मेलखेत बांध पिंडर नदी पर स्थित है चमोली जनपद में, ये भी 3। तो 1 2 4 3 इसका पैटर्न बन रहा है। 1 2 4 3 किस में? ऑप्शन बी में स्थित है। 1 2 4 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य में शीत ऋतु समझते हो आप? शीत ऋतु शुरू होती है आपकी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलने वाली जो ऋतु होती है वो शीत ऋतु कहलाती है। इस शीत ऋतु में उत्तराखंड में वर्षा का कारण क्या है तो इसमें वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पश्चिमी चक्रवात है। ऑप्शन डी इसका आंसर है कि उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पश्चिमी चक्रवात है। निम्नलिखित में से थारू जनजाति नहीं पाई जाती है। दोस्तों, जो थारू जनजाति है निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती है तो दोस्तों ये आपके एमपी में नहीं पाई जाती है, मध्य प्रदेश में नहीं पाई, जबकि उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार इनमें क्या पाई जाती है? थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अगर हम थारू की बात करें तो राज्य की सर्वाधिक, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है तो वो थारू जनजाति है। कि सर्वाधिक थारू लोग किस जनपद में पाए जाते हैं तो अगर पूछे तो उधम सिंह नगर जनपद में पाए जाते हैं। ये खुद को किसका
क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं खुद को, तो ये महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं खुद को, ठीक है, किसका, महाराणा प्रताप को। और किस पर्व को थारू लोग क्या मनाते हैं, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो दिवाली के पर्व को ये क्या मनाते हैं, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये थारुओं के थोड़ा सा समरी यहाँ पे देख लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों ठीक है, यहाँ पे विचार करते हैं हम भी। कथन है गोपेश्वर रुद्र महालय मंदिर में 30 फीट ऊंचा त्रिशूल है, ठीक है, और कारण है इसका कि इसकी स्थापना गणपति नाग ने राज्यारोहण के दूसरे वर्ष स्थापित की थी या दूसरे वर्ष की थी, ठीक है। तो दोस्तों पहली चीज़ कि रुद्र महालय मंदिर कहाँ है, गोपेश्वर में, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 30 फीट ऊंचा त्रिशूल नहीं है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो गणपति नाग ने की थी, और राज्यारोहण के दूसरे वर्ष की थी, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो यानी क्या है, कथन ए असत्य है और कारण आर क्या है, सत्य है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश में शुक्रपति नामक अधिकारी होता था। दोस्तों जो परमार वंश था, परमार वंश में शुक्रपति नामक अधिकारी कौन था, तो दोस्तों राजकीय भोजन का प्रभारी था। कौन था, राजकीय, या पूछा जा सकता है कि परमार वंश में राजकीय भोजन का प्रभारी किसे कहा जाता था, तो फिर किसे कहा जाता था, शुक्रपति को कहा जाता था, ठीक है। परमार वंश की स्थापना आपको पता है किसने की थी, कनकपाल ने की थी। किसने, कनकपाल ने की थी। कहाँ से आया था, तो धार नगरी गुजरात से आया था, ठीक है। कहाँ से, धार नगरी गुजरात से ये बंदा आया था, ठीक है। और किसके दरबार में आया था, तो किसके दरबार में आया था, भानु प्रताप के दरबार में आया था, भानु प्रताप के, चांदपुरगढ़ में, ठीक है। और भानु प्रताप की बेटी सुचित्र वीणा से शादी करके क्या करता है, परमार वंश की स्थापना करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिजुगी नारायण मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। दोस्तों जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है आपके क्या है, यज्ञ पर्वत पर स्थित है। किस पे है, यज्ञ पर्वत पर स्थित है। पहली चीज, त्रिजुगी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। किस जनपद में, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है आपका त्रिजुगी नारायण मंदिर। यहाँ पे 3 प्रसिद्ध कुंड हैं। देखो एक चीज याद रखना, ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड, ठीक है, और नाग कुंड। ये 3 कुंड अगर पूछे कहाँ पे हैं, तो ये आपके त्रिजुगी नारायण में स्थित है। भले सरस्वती कुंड आपके कहाँ पे है, तुंगनाथ में भी स्थित है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों यहाँ पे हैं। विष्णु किसको समर्पित मंदिर है, तो दोस्तों विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में त्रिजुगी नारायण को जरूर जाना जाता है, लेकिन समर्पित मंदिर किसको है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेशम की वर्ष में 2 फसल होती है, ठीक है। या यहाँ पे क्या है, रेशम की फसल प्रतिवर्ष 2 फसल होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का बाइवोल्टाइन कहा जाता है। दोस्तों रेशम पार्क की स्थापना की गई है उत्तराखंड में, कहाँ पे, देहरादून में। कहाँ पे की गई है, देहरादून में रेशम पार्क की स्थापना की गई है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है विश्व में, चीन करता है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, कर्नाटक करता है। कौन करता है, कर्नाटक करता है, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिंदगी में मौत, ग्राहक और पे एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, और अक्सर वो क्वेश्चन आता है जिसको हम हल्के में ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। दोस्तों इनमें से वो असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 48.88% है, ठीक है, कि राज्य में जो सिंचित क्षेत्र है दोस्तों वो क्या बोल रहा है, कितना है, 48.88% है, बिल्कुल सही है। कुल सिंचित क्षेत्रफल का 13% पर्वतीय है, बिल्कुल सही है कि कुल सिंचित क्षेत्र का 13% पर्वतीय है और 87% मैदानी भाग में है। कितना, 87% क्या है आपके मैदानी भाग में है।
राज्य में मुख्य सिंचाई साधन कुआं और तालाब हैं, ये गलत है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के माध्यम से होती है, ये भी क्या है आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे कुछ फैक्ट देख लो, अगर पूछे उत्तराखंड में सर्वाधिक सिंचाई के सिंचित जनपद कौन सा है, उधम सिंह नगर है। सबसे कम सिंचाई की सुविधा आपके कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन है, पंजाब है, जो किसके द्वारा करता है, नहरों के द्वारा करता है। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन है, राजस्थान है। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं जीके के हिसाब से, इसलिए इनको याद रखना। राज्य में संतों की घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में संतों की घाटी के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है, तो उजेला घाटी को जाना जाता है। ये उजेला घाटी आपकी किस जनपद में स्थित है, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है उजेला घाटी। ठीक है, जबकि अगर पूछे संत नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, संत नगरी, तो दोस्तों संत नगरी के नाम से आपके ऋषिकेश को जाना जाता है, जिसे योग की राजधानी भी कहा जाता है। योग की राजधानी भी कहा जाता है, उसी ऋषिकेश को संत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नगर नहीं है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा नगर है जिससे कौन सा तालेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नगर नहीं है, तो इनमें से कौन सा, देखो कार्तिकेयपुर वर्णित नगर है, दीपपुरी वर्णित नगर है, ब्रह्मपुर वर्णित नगर है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, काशीपुर, जिसका प्राचीन नाम गोबिशान है, वो वर्णित नगर नहीं है। देखो तालेश्वर ताम्रपत्र में 4 नगरों का वर्णन किया गया, कितने, 4। पहला हो गया कार्तिकेयपुर, दीपपुरी, ब्रह्मपुर, और एक अन्य है जिसका नाम है त्र्यंबकमपुर। क्या है, त्र्यंबकमपुर। ठीक है, तो ये 4 नगरों का वर्णन किया गया। तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है, आपको पता है, पौरव वंश से संबंधित है। किससे, पौरव वंश से संबंधित है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, और दोस्तों जो ये ब्रह्मपुर है, यहाँ पे तालेश्वर ताम्रपत्र में इस ब्रह्मपुर को क्या कहा गया है, इसी को अगर पूछा जाए, यहीं पे ये 4 नगर दे दे और पूछे कि निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र में किसे इंद्र की नगरी या नगरों में श्रेष्ठ कहा गया है, तो जो ये ब्रह्मपुर है, इसी ब्रह्मपुर को क्या कहा गया है, इंद्र की नगरी। क्या कहा गया है, इंद्र की नगरी या नगरों में श्रेष्ठ कहा गया है ब्रह्मपुर को। अगला क्वेश्चन, दुर्मी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो दुर्मी ताल है उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। अब देखो बहुत बार पूछा गया है, सबको पता होगा दुर्मी ताल, लेकिन ये कंफ्यूज क्या कर रहा है कि दुर्मी ताल जो कहा जाता है, गोना झील को ही क्या कहा जाता है, दुर्मी ताल कहा जाता है। अब अगर गोना झील पूछे तो हर कोई बता दे। ठीक है, तो जो ये गोना झील है यही क्या है, दुर्मी ताल है। जो ये गोना झील है दोस्तों किस नदी पर बनी थी, तो दोस्तों ये बनी थी आपकी बिरही नदी पर बनी थी। किस नदी पर, बिरही नदी पर बनी थी। ठीक है, बिरही नदी पर कहाँ से निकलती है बिरही नदी, नंद घुंघटी से निकलती है। कहाँ से, नंद घुंघटी से निकलती है आपकी ये बिरही नदी। ठीक है, जो गोना झील थी कब टूटी थी, 20 जुलाई 1970 को टूटी थी। और जब ये टूटी, इसी के पश्चात क्या किया गया कि जो चमोली जनपद का मुख्यालय है उसे चमोली से शिफ्ट किया गया आपके कहाँ पे, गोपेश्वर में। कहाँ पे, गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन, सारा त्योहार के संबंध में असत्य है। यह त्योहार बैसाख माह में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है कि जो सारा का त्योहार है वो बैसाख माह में मनाया जाता है। इस त्योहार में नंदा देवी के दूतों की पूजा की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो सारा का त्योहार है उसमें नंदा देवी के दूतों की पूजा की जाती है। गांव को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है। ये भी सही है। यह मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग जनपद में मनाया जाता है। ये गलत है दोस्तों, जो ये त्यौहार है ये मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि चमोली जनपद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कर देंगे हम भी सही विकल्प का चयन, अपना क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन, खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में गाया जाता है। बिल्कुल सही है कि जो खुदेड़ गीत है उसको कब गाया जाता है, बसंत ऋतु में गाया जाता है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई भी कहा जाता है। ये भी सही है कि कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को क्या कहते हैं, नराई के नाम से भी जाना जाता है।
अगला है गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। ये भी सही है, आपने देखा होगा कि औरजी जाति के लोग घर घर जा कर के गाते हुए मांगते हैं। बसंत गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करता है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा ये भी ऑप्शन भी दे रखे, हाँ। तो चारों के चारों मैंने कहा ये क्या सत्य हैं, तो ए बी सी और डी सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्थान के शैल चित्र में मनुष्य को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? दोस्तों वो कौन सा शैल चित्र है, किस स्थान से इस तरीके के शैल चित्र प्राप्त हुए जहां पर मनुष्य को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो दोस्तों वो प्राप्त हुए हमें लुएथाप से। अब अगर पूछा जाए कि लुएथाप कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है लुएथाप। कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है लुएथाप। ठीक है। पेड़शाला भी आपके कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और पेड़शाला के चित्रों में अगर बोला जाए कि किस रंग का प्रयोग किया गया है, कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। लाखों उडियार भी आपके कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। और लाखों उडियार से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए? सामूहिक नृत्य रथ, ठीक है, नृत्य रथ मंडली के चित्र प्राप्त हुए। कहाँ से? लाखों उडियार से। और किमिनी गांव आपके कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है, जहां से हमें क्या मिले? पशु और हथियारों के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नंदा की जागर किसकी रचना है? दोस्तों जो नंदा की जागर है, नंदा की जागर निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है बसंती बिष्ट की रचना है। किसकी है? बसंती बिष्ट की रचना है। और इन्होंने क्या किया? नंदा के जागर में जागरों को क्या किया? चित्रों के माध्यम से संकलित किया। चित्रों के माध्यम से संकलित किया बसंती बिष्ट ने। पद्मश्री प्राप्त करता है बसंती बिष्ट। ठीक है। और कबूतरी देवी को आपको पता है, कबूतरी देवी जो कबूतरी देवी है इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की तीजन बाई। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों कबूतरी देवी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेख के रख रखाव के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों जो कत्यूरी प्रशासन था उसमें भू अभिलेखों के लिए रख रखाव के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों वो था कौन? पटकोषचरिक। अगर पूछा जाए कि पटकोषचरिक कौन था, तो वो था जो भू अभिलेखों के, भूमि के अभिलेखों को क्या करता था? संरक्षित रखता था। ठीक है, वो कहलाता था पटकोषचरिक के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की? बसंत देव ने की। किसने की? बसंत देव ने की। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है बसंत देव ने की? कि ये त्रिभुवन देव के अभिलेख से या ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर में थी। इनके 3 परिवार के 14 शासकों ने शासन किया और यशवंत सिंह कटौत जी के अनुसार 15 शासकों ने क्या किया? शासन किया। अगला क्वेश्चन, योग ध्यान व नृत्यरत मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दोस्तों मैंने हमेशा कहा है कि आपको किसी भी चीज़ की फल प्राप्ति करनी है तो फल कब मिलेगा? जब आप ध्यान लगाएंगे। ठीक है, और ध्यान लगाएंगे तभी फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए याद रखना, जो योग ध्यान और नृत्यरत मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं वो फल सीमा से प्राप्त हुई हैं। और फल सीमा आपके किस जनपद में स्थित है? तो याद रखो वो आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है। किमिनी गांव में अभी बता चुका हूं आपको, चमोली जनपद में स्थित है, जहां से हमें क्या मिले? पशु और हथियारों के चित्र प्राप्त हुए। लाखों उडियार MP जोशी ने खोजा था अल्मोड़ा से। ठीक है। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, दोस्तों जो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल है निम्न में से रचनाकार हैं। तो दोस्तों जो ये हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी रचना है? तो दुर्गा चरण काला जी की रचना है। अब दुर्गा चरण काला जी की तो ये रचना है, तो ये जो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल है किसकी रचना है? तो फ्रेडरिक विल्सन की रचना है। फ्रेडरिक विल्सन। ठीक है, किसकी रचना है? फ्रेडरिक विल्सन की रचना है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। दोस्तों इसके अलावा दुर्गा चरण काला जी की अन्य रचना कौन है? मेमोयर्स ऑफ द राज। मेमोयर्स ऑफ द राज। ठीक है। अगली अगर हम रचना बोलें तो इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। अगर पूछा जाए जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है, तो वो भी दुर्गा चरण काला जी की रचना है।
अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। दोस्तों राज्य में जो वन हैं वनों को 4 भाग हैं, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और झाड़ियाँ। ठीक है, झाड़ियाँ। इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इनमें से वो पाए जाते हैं मध्यम सघन वन। कौन से पाए जाते हैं? मध्यम सघन वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राज्य में एक चीज याद रखना, जो अति सघन वन है वो लगभग 9.5 या 10% भाग पर पाए जाते हैं। जो मध्यम सघन वन है वो 23% भाग पर पाए जाते हैं। जो खुले वन हैं दोस्तों वो 12% भाग पर पाए जाते हैं और लगभग 0.77% पर क्या पाई जाती हैं? राज्य में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं? मध्यम सघन। अगर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए आए तो समझ लेना ये टेबल आपको उस टाइम याद होनी चाहिए, उसी के बेस पे आप लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य में बांज की कौन सी प्रजाति नहीं पाई जाती? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में बांज की मुख्य रूप से 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जबकि विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आपको पता है। लेकिन इनमें से कौन सी नहीं है जो राज्य में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों मोरू, खरसू, अयार। अयार नहीं पाई जाती क्योंकि अयार दोस्तों एक अलग चीज़ है। मोरू, खरसू, फलियाट, रियाज और सफ़ेद बांज, ये मुख्य रूप से राज्य में पाई जाने वाली बांज की 5 प्रजातियां, जिनमें से सफ़ेद बांज सर्वाधिक महत्व का माना जाता है क्योंकि इसकी जड़ों में जल अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए सफ़ेद बांज को क्या माना जाता है? सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, बांज को क्या कहा जाता है? राज्य का सोना कहा जाता है। और इसके लिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बॉटनिकल नेम तो क्वर्कस ल्यूकोडाइकोफोरा है। इसकी सुरक्षा के लिए या इसकी कटाई को रोकने के लिए, बांज वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो डूंडी पैतोली आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? चमोली में हुआ था। और किसकी अगुवाई में हुआ था? तो मथुरा देवी की अगुवाई में हुआ था। किसकी? मथुरा देवी की अगुवाई में हुआ था। दोस्तों जहाँ पे जितना याद आता है अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लिया करो। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक मैग्नेसाइट भंडार किस जनपद में स्थित है? दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में जो सर्वाधिक मैग्नेसाइट भंडार हैं वो चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, जबकि 2 मुख्य दोस्तों क्या हैं कि जो मैग्नेसाइट के भंडार हैं वो आपके बागेश्वर में, झिरोली खान किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के लिए। ठीक है, और पिथौरागढ़, इन 2 जगहों पर प्रसिद्ध रूप से मैग्नेसाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में व्यवस्थित वन बंदोबस्त किसके समय किया गया था? दोस्तों टिहरी में जो व्यवस्थित वन बंदोबस्त था वो शुरू किया गया था कीर्ति शाह के समय। ऑप्शन बी, किसके? कीर्ति शाह के समय। और दोस्तों टिहरी में व्यवस्थित वन बंदोबस्त किस वर्ष किया गया? 1897 में किया गया। किसके सहयोग से किया गया? तो पंडित केशवानंद के सहयोग से किया गया। केशवानंद के सहयोग से किया गया टिहरी में व्यवस्थित वन बंदोबस्त को। ठीक है, और इस बंदोबस्त में कौन सी पद्धति को अपनाया गया था? तो परवरण पद्धति को अपनाया गया था। कौन सी पद्धति को? परवरण पद्धति को अपनाया गया था।